एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुबा। नवगठित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। यह देश 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ। हमारा अगला सवाल है, ताप उत्क्रमण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक ह्रास दर। ताप उत्क्रमण क्षोभमंडल में ताप के विपरीत व्यवहार से संबंधित है। सामान्यतया इस परत में ऊंचाई के साथ साथ ताप घटता है, परंतु ताप उत्क्रमण की दशा में पृथ्वी के पास ताप कम तथा ऊपर अधिक हो जाता है, जिस कारण धूल एवं धुएं के कण वायुमंडल में न जाकर पृथ्वी के नज़दीक ही फैल जाते हैं और धुंध का निर्माण करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2, CH4, NO एवं CFC। विश्व उष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवरक्त किरणों के अवशोषण से पृथ्वी का ताप बढ़ता है। हमारा अगला सवाल है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। सामान्य लोगों को प्रदूषण से अवगत कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों को प्रदूषण स्तर के आधार पर 3 कोटियों में विभाजित किया है। इसमें अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि में, मध्यम प्रदूषणकारी उद्योग नारंगी कोटि में तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी उद्योग को हरा कोटि में रखे गए हैं। हमारा अगला सवाल है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता बनर्जी। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ममता बनर्जी की आत्मकथा है, जिसका बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी सेन गुप्ता द्वारा किया गया है। यह पुस्तक माँ, माटी और मानुष यानी कि मनुष्य को समर्पित की गई है। हमारा अगला सवाल है, निम्न राजाओं में कौन राजगीर यानी कि राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रयोजक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। हमारा अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं हेतु खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। वर्ष 1985 में स्थापित इस पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र एवं 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक प्राकृतिक बहुलक है। यह पादप कोशिका से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पैम। इंटरनेट पर लोगों को ऐसे संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनापेक्षित या जंक मेल होता है। हमारा अगला सवाल है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य तप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पतिक विकास न्यूनतम होता है। वृक्षों का सर्वथा अभाव रहता है। हमारा अगला सवाल है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। यह राजमार्ग दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। हमारा अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, अम्ल यानी कि एसिड बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल में। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो तथा जिन्हें अंशतः या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सदृश्य आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता हो, जो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मिथ। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। उनके अनुसार श्रम के विभाजन से उत्पादक शक्तियों में अधिकतम सुधार होता है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रेडियो दूरबीन रडार के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह रेडियो तरंगों के माध्यम से सूचना प्राप्त करती है, अतः इसकी कार्य क्षमता पर प्रकाश की अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा अगला सवाल है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है यथा बजट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। राशि आधारित प्रलेख जैसे डाटा सारणी एवं चार्ट आदि एक्सेल के अंतर्गत स्प्रेडशीट प्रोग्राम द्वारा बनाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें राष्ट्रीय सेना के गठन का निर्णय किया गया। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में संग्राम परिषद बनी। इस सम्मेलन में कैप्टन मोहन सिंह और भारतीय सैनिकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का औपचारिक प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसकी औपचारिक स्थापना 1 सितंबर 1942 को की गई। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के पुनर्निर्माण की घोषणा की, अतः 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल गुजरात से प्राप्त बंदरगाह एवं फारस की मुद्रा के साक्ष्य इस बात का संकेत देते हैं कि यह नगर हड़प्पा काल में व्यापार का मुख्य केंद्र था। हमारा अगला सवाल है, राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें। यह नीति निदेशक सिद्धांत गांधीवादी दर्शन पर आधारित था क्योंकि गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन इकाइयों के समर्थक थे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सारनाथ धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। हमारा अगला सवाल है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। भारत में जब्ती प्रणाली को शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। इस प्रणाली में उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। कालांतर में अकबर ने भी इस पद्धति को कुछ समय के लिए लागू किया था। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वांडी वॉश की लड़ाई।
1760 ईस्वी में वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उनके प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया था। हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान से। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 N के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यह रेखा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, UAE, मिस्र, ओमान, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मैक्सिको इत्यादि देशों से होकर गुजरती है। हमारा अगला सवाल है, चीटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यसेन। चीटगांव शस्त्रागार हमला मुख्यतः एक क्रांतिकारी घटना थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों ने 18 अप्रैल 1930 को चीटगांव शस्त्रागार, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां पर हमला करके शस्त्रागार के सिपाहियों और सहायक सेनाओं से हथियार लूटने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य चीटगांव शस्त्रागार हमले में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।